आज के इस वैश्विक विश्लेषण में हम सीधे उन अभूतपूर्व भू राजनीतिक और जैविक बदलावों की गहराई में उतरेंगे जो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बल्कि इंसानियत के वजूद को ही पूरी तरह से बदल कर रख रहे हैं। आज की चर्चा में हम दुनिया भर में तेजी से बदल रहे हालात का जायजा लेंगे। हम मिडिल ईस्ट और पूर्वी यूरोप के सैन्य तनावों से शुरू करते हुए बड़े कूटनीतिक बदलावों और उस गहरे पर्यावरणीय संकट तक जाएंगे जिसने आज सबको चिंता में डाल दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। यहाँ एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका अचानक ईरान के साथ सीधे सैन्य टकराव से पीछे हट गया है। सोचिए, हालात कितनी तेजी से बदले। 28 फरवरी को अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होता है। फिर 4 मई को राष्ट्रपति ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करते हैं। लेकिन इसके महज कुछ ही घंटों बाद हॉर्मुज़ जलडुमरू मध्य में ईरान के भारी जवाबी हमलों के चलते अमेरिका को अपने ये अभियान अचानक रोकने पड़ जाते हैं। इस घटना ने एक बड़ा कूटनीतिक विरोधाभास पैदा कर दिया है। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावा कर रहे हैं कि उनके शांति के लक्ष्य पूरे हो गए हैं और अमेरिका कोई नया युद्ध नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का रुख एकदम कड़ा है। उनका साफ कहना है कि ईरान पश्चिमी दबाव या एकतरफा मांगों के आगे कभी नहीं झुकेगा। अब अपना ध्यान पूर्वी यूरोप की तरफ ले चलते हैं, जहां शांति की एक उम्मीद पूरी तरह से परवान चढ़ने से पहले ही दर्दनाक तरीके से टूट गई। असल में दोनों देशों के युद्ध विराम घोषणाओं के बीच तालमेल की भारी कमी थी। रूस ने 8-9 मई के विक्ट्री डे के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था, वहीं यूक्रेन ने इसे थोड़ा पहले 5-6 मई की रात से ही लागू करने की कोशिश की। इन अलग अलग टाइमलाइंस ने हालात को और बिगाड़ दिया और नतीजा, भारी रूसी बमबारी तुरंत फिर से शुरू हो गई। और इस सब में सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? आम इंसानों ने। युद्ध विराम की खिड़की खुलने से ठीक पहले ज़ापोरिज़िया और क्रामातोर्स्क जैसे शहरों पर रूसी ग्लाइड बम गिरे, जिसमें 27 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध विराम की बात करना और फिर मिसाइलें दागना पूरी तरह निंदनीय है। इस पूरे क्षेत्र को महज एक प्रमोशनल ब्रेक की नहीं, बल्कि एक स्थायी और लंबे समय तक चलने वाले समाधान की सख्त जरूरत है। चलिए अब साउथ एशिया का रुख करते हैं। यहाँ बांग्लादेश की नई तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के तहत ऐतिहासिक गठबंधनों का एक बहुत गहरा और बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने साफ कह दिया है कि उनका देश अब भारत के साथ ऐतिहासिक तीस्ता नदी समझौते का और इंतजार नहीं कर सकता, और इसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि ढाका अब बुनियादी ढांचे और कूटनीतिक मदद के लिए आधिकारिक तौर पर चीन की तरफ मुड़ रहा है। और बात सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश अपने 12 वरिष्ठ अधिकारियों को मिड करियर ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेज रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्रोग्राम का खर्च खुद पाकिस्तानी सरकार उठा रही है। ये ढाका और इस्लामाबाद के बीच रणनीतिक रिश्तों के लगातार गहरे होने का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। पाकिस्तान की बात चल ही रही है तो चलिए एक और कूटनीतिक उलटफेर को समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की काफ़ी कोशिशें की, है ना? लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के साथ उसका खुद का कूटनीतिक दायरा अचानक और काफ़ी तेज़ी से सिकुड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने पेशावर में अपने वाणिज्य दूतावास के ऑपरेशंस को धीरे धीरे बंद करने का फैसला किया है। अब वहां की सारी कूटनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा जिम्मेदारियां सीधे इस्लामाबाद स्थित दूतावास को सौंप दी जाएंगी। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि ये फैसला अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए लिया गया है। लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है, खासकर तब जब वो खुद को एक क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हो। अब इन भू राजनीतिक सीमाओं और कूटनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक ऐसा मौन और सार्वभौमिक खतरा है जो किसी सरहद को नहीं मानता, और ये हम इंसानों और जानवरों दोनों के जैविक अस्तित्व को सीधे चुनौती दे रहा है। ग्लोबल फर्टिलिटी क्राइसिस। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। वैज्ञानिक चेतावनियां साफ हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी और ऑक्सीजन की कमी अपना काम कर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही सिंथेटिक रसायन, कीटनाशक, हर जगह फैले माइक्रोप्लास्टिक्स और फॉरएवर केमिकल्स यानी पीएफएस का जहर भी हमारी वैश्विक प्रजनन क्षमताओं को भयानक रूप से नष्ट कर रहा है। सोचिए, इसका असर कितना व्यापक है।
इंसानों में इन्हीं माइक्रोप्लास्टिक्स और पीएफएस के कारण शुक्राणुओं की संख्या तेजी से गिर रही है। पक्षियों के अंडे पीएफएस और ऑर्गेनोक्लोरीन की वजह से सेए ही नहीं जा पा रहे हैं, और अगर मछलियों की बात करें तो उनमें भी अंडों का उत्पादन घट रहा है। ये पूरी की पूरी इकोलॉजी पर एक सीधा प्रहार है। तो आखिर इसका उपाय क्या है? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस अपरिवर्तनीय खतरे से बचाना है तो हमें तुरंत 3 काम करने होंगे। पहला, सिंथेटिक रसायनों के लिए बहुत सख्त सुरक्षा परीक्षण लागू करना। दूसरा, प्लास्टिक के इस्तेमाल को बड़े पैमाने पर घटाना। और तीसरा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को युद्ध स्तर पर तेज करना। दुनिया भर में तेजी से बदलते इन समीकरणों को समझना आज हमारे लिए बेहद जरूरी है, और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पूरी दुनिया अपने जैविक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट होगी, या फिर हमारी ये अंधाधुंध तकनीकी और रासायनिक प्रगति ही हमारी तबाही का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।